हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले मैंने एविडेंस की धारा 16 तक पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को एडमिशन पढ़ाऊँगा। एडमिशन को मैंने 2 पार्टों में बांट दिया है, जिसका उल्लेख मैं बारी बारी से करूँगा। 2 लेक्चर में एविडेंस 2 लेक्चरों में स्वीकृतियाँ ख़त्म करूँगा। एक में क्या बोलते एक में स्वीकृतियाँ की परिभाषा और स्वीकृतियाँ कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। दूसरे में रूल ऑफ रेलिवेंसी ऑफ एडमिशन, मतलब एडमिशन स्वीकृतियों की सुसंगतता का क्या नियम है, उसको मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं बता दूं कि आज क्या क्या आपको बताना। पहले कहाँ से शुरू करूंगा स्वीकृति को। देखो, एडमिशन को मैंने 2 पार्टों में बांटा है। जनरली लोग एक लेक्चर में, लेकिन मैं एक लेक्चर में नहीं 2 लेक्चर में इसे पढ़ाऊंगा। एक लेक्चर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिफिनीशन 17 पढ़ूंगा, 18 पढ़ाऊंगा, 19 पढ़ाऊंगा और 20 पढ़ाऊंगा। एक लेक्चर में रेलिवेंसी सुसंगतता क्या है, मतलब किसकी सुसंगतता, एडमिशन की सुसंगतता। एडमिशन की रेलिवेंसी क्या है, दूसरे पार्ट में कल मैं ये पढ़ाऊंगा। इसमें क्या पढ़ाऊंगा, इसमें आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 22A, सेक्शन 23, 22A के साथ 59 भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। और सेक्शन 23 और इसी के साथ रेड विथ सेक्शन 58 और सेक्शन 31। ये इतनी चीज़ें मैं कल के लेक्चर में आपको पढ़ा दूंगा। तो आज आइए शुरू करते हैं हम सेक्शन 17 से। ठीक, एक चीज़ और आपको बता दूं, वैसे तो ये सेक्शन देखो 2 चीज़ है, स्वीकृति और संस्वीकृति। ये है तुम्हारा 17 से लेके 23 तक, और ये तुम्हारा 24 से लेके 30 तक। ऐसे एडमिशन बोलते हैं, इसे कन्फेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें दिमाग में बैठा लो कि स्वीकृति क्या है, और एक चीज़ और बैठा लो दिमाग में कि ये सिविल मैटर के लिए है, और ये क्रिमिनल मैटर के लिए है। ये जीनस है, जीनस मतलब इससे उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है, स्वीकृति की उत्पत्ति हुई है। तो ये जीनस है और ये स्पीसीज है, ये इसकी जाति है, जिससे इसका स्वीकृति से ही संस्वीकृति का जन्म हुआ है। तो जीनस कौन है, जीनस इसकी क्या है, स्वीकृति है, और स्वीकृति से ही संस्वीकृति उत्पन्न हुई है। तो साधारण चीजें मैंने आपको इतनी बता दी। अब आइए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे करना है। बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। आखिरी में क्वेश्चन क्या क्या आए हैं पीटी के, वो भी बता दूंगा। देखिए, 2 चीज़ है, लोग नोट्स के लिए बहुत परेशान है। नोट्स बहुत अवेलेबल है, जो तैयारी कर रहा उसके पास सिंपली नोट्स होंगे। नोट्स नहीं होंगे तो परीक्षा मंथन की गाइड आती, बहुत सी चीज़ें आती, उससे आदमी पढ़ सकता है। लेकिन मैं इतनी गारंटी लेता हूँ, हो सकता है मैं जितने लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, मैं इसे चाहता हूँ कि मैं जितना पढ़ाऊँ उतना उसके दिमाग में, एविडेंस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ने वो धीरे धीरे आप पढ़ते ले, लेकिन एविडेंस का अपने, भाई आप मोबाइल तो चलाते हैं दिन भर में 4-5 घंटे से कम थोड़ी चलाते होंगे, रील देखते, उसमें सब में आपका टाइम आधे घंटे मुझे दे दीजिए, आधा घंटा या 1 घंटा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1 घंटा अगर मैं पढ़ाता हूं तो आप 15 मिनट उसे बाद में अपने मन में रिवाइज कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, एविडेंस आप कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन वो 1 घंटा तो दे सकते हैं ना, तो 1 घंटा दे दीजिएगा, क्योंकि बिना टाइम दिए तो नहीं। आप ये सोचो कि केवल लेक्चर देख के याद हो जाएगा तो कोई भी आपके दिमाग में नहीं बैठा। जब तक वो दिमाग में बार बार रटोगे नहीं, मैं वैसे भी रटाने की कोशिश कर देता हूं कि आप लोग रट लो, याद हो जाए। ठीक, अब आ जाओ स्वीकृति, एडमिशन। तो इतनी मेरी, अगर पढ़ना है तो ये है कि सिलेक्शन मैं चाहता हूँ, अगर 8 लोग पढ़ रहे हो, 4 लोग पढ़ रहे हो, सब जज बन जाओ या जो भी अच्छे पद पे पहुँच जाओ, जज बन जाओ, एपीओ बन जाओ, लेकिन सबका सिलेक्शन हो जाए। तो ये इस वजह से मैंने ये शुरू किया, क्योंकि मेरा भी वो नहीं है कोई इंटरेस्ट। क्या मतलब कि मैं पढ़ाता हूँ तो ये लगता है कि हाँ यार, किसी का भला हो जाए या किसी का हो जाए तो अच्छा लगेगा, कि यार मेरा भी होगा, कि हाँ मैंने पढ़ाया और किसी का हो गया। नहीं होता है, एटलीस्ट आपको एविडेंस तो आ गया, आप कोर्ट में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो आपके लिए
उपयोगी तो रहेगा। एटलीस्ट इतना तो है कि 4 धारा मैंने पढ़ाई आपको, वो 4 धारा मैंने 4 ही धारा पढ़ाई, लेकिन वो 4 धारा आप कभी भूलिए ना। ये मैं इस पर्पज़ से पढ़ा। मेरा कोई उद्देश्य ये बहुत बड़ा नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर आज आपको एक धारा पढ़ाया तो एक धारा आपको वो समझ में आ जाए। तो आइए अब हम सेक्शन 17 शुरू करते हैं। सेक्शन 17 क्या है, देखिए सेक्शन 17 क्या कहता है, स्वीकृति की सिंपल सी ये परिभाषा बताता है। स्वीकृति की क्या बताता है, स्वीकृति वह है जो मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट कथन है। तो स्वीकृति क्या है, कथन। स्वीकृति क्या है, कथन है। कैसा कथन है, ऐसे पढ़ते चलो, जब डायरेक्ट पढ़ो तो ऐसे, कथन कैसा है, मौखिक है। सॉरी ये पेन नहीं चल रहा है, तो आप लोग को जो बताया हूँ लिखते रहिए, जो लिखा हुआ है वही मैं लिख दे रहा हूँ। मौखिक है, दस्तावेजी है, अरे यार पेन नहीं, पेन मुझे खरीदना है, खरीद नहीं पा रहा हूँ, खरीदूंगा। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। तो ये कथन यही हो गया, मौखिक है, दस्तावेजी है और इलेक्ट्रॉनिक कथन, जो क्या है, किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में क्या करता, कोई अनुमान इंगित करता, और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ऐसी परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियां कहाँ है, वो 18-19 ऐसी परिस्थितियों में है जो एतमिन पश्चात वर्णित है। तो ऐसी परिस्थितियां कहाँ, एतमिन पश्चात मतलब इसके बाद कौन सी धाराएं आती हैं, इसके बाद कौन सी धारा आती है भाई, 18 आता है, 19 आता है और 20 आता है। तो इसके बाद कौन सी परिस्थितियां दी गई, 18, 19 और 20 में जो परिस्थितियां दी गई हैं वो हो जाएंगी। वो परिस्थितियों के अंतर्गत वो व्यक्ति एडमिशन कर सकेंगे, वो बताया गया है किस किस सेक्शन में, 18, 19 और 20 में। तो आइए अब आपको इसको समझा देते हैं कि स्वीकृति क्या होती है। देखो आपको मैं एक आसान भाषा में बता दे रहा हूँ हाथी से। एडमिशन है, मान लो ये एडमिशन है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या है, एडमिशन है, वो क्या है, एक स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, या तो ओरल होगा या डॉक्यूमेंट्री होगा या इलेक्ट्रॉनिक होगा। कैसा होगा, और ये स्टेटमेंट किसके बारे में होगा, फैक्ट इन इशू के बारे में होगा, फैक्ट इन इशू के बारे में होगा या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में होगा। ठीक, ऐसे याद कर लो बना के। कैसा होना चाहिए, देखो एडमिशन कैसे होने चाहिए, एडमिशन किस रूप में, कथन के रूप में हो चाहिए। कथन कैसा होना चाहिए, ओरल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इन तीनों में कोई भी रूप में। और वो स्टेटमेंट किसके बारे में बताया गया हो, फैक्ट इन इशू के बारे में या सुसंगत तथ्य के बारे में बताया गया हो। तो एक सिंपल सी परिभाषा आप दिमाग में तो बनाओ कि क्या होता है भाई। कोई आपसे पूछ ले स्वीकृति क्या होता है, तो सीधे सीधे बता दो, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का जो अनुमान इंगित करता हो, वो उसे क्या कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं। ये भी कह सकते हो ना, या स्वीकृति है, ये भी कह सकते हो अपनी भाषा में बना के कि एडमिशन किसे कहते हैं। एडमिशन ऐसा कथन है जो ओरल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ओरल हो, दस्तावेजी हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, जो क्या बताता हो, फैक्ट इन इशू के बारे में या सुसंगत तथ्य के बारे में बताता हो, उसे क्या कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं। इतनी चीजें तो एग्जाम में लिख ले जाओगे। स्वीकृति क्या, अपने मन में बताओ। स्वीकृति, सबसे पहले कोई तुमसे स्वीकृति पूछे, क्या कथन आना चाहिए। कथन कैसा होना चाहिए, मौखिक भी आप मुंह से बोल सकते हो, लिख के दे सकते हो न्यायालय में, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप दे सकते हो। और वो क्या होना चाहिए, अब ऐसा तो नहीं है कि आप न्यायालय में खड़े हुए अनाप शनाप बोलने लगे तो वो आपकी स्वीकृति हो जाएगी। क्या होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने किसी कागज पे कोई चीज लिखा तो वो एक्सेप्ट कर रहा, हाँ मैंने ये चीज लिखा। अब वो या तो मुंह से बोल के वो चीज कह रहा, या कोई चीज लिख के दे रहा, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, वो सारी चीजें स्वीकृतियां हो जाएंगी। जो फैक्ट इन इशू है या जो रिलेवेंट है, ये याद कर लेना। ठीक, इतनी चीजें आपका हो गया। सेक्शन 17 में और कुछ नहीं है। सेक्शन 17 में क्या है, जितनी चीजें थी मैंने सारी चीजें बता दी। अब इसके बाद सेक्शन 18 और सेक्शन क्या बोलते हैं 19-20, दो सेक्शन अब हमको पढ़ने हैं। तो सेक्शन 18 में तो 17 में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना। एक बार आंख बंद करके स्वीकृति की परिभाषा तो लिख ले जाओगे, स्वीकृति की परिभाषा लिख ले जाना, ठीक है। अब आ जाओ आप, इसमें कोई इलस्ट्रेशन तो दिया नहीं है, कुछ नहीं है। अब आ जाओ आप 18 में।
देखो अब यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, यहां से बिल्कुल ध्यान से। स्वीकृति की परिभाषा मैंने रटा दी, स्वीकृति तुम चाहे आंख बंद करके लिख लो, भूलोगे कहीं भी नहीं। ये इतना बात बता रहा हूं, आज से पहले याद किए हो या नहीं, बहुत आसान परिभाषा थी, लेकिन आप लोग कोशिश नहीं करते हो। सोचते यार स्वीकृति क्या है, बहुत बड़ी चीज है। कोई बड़ी चीज नहीं, परिभाषा पढ़े क्या आसान हो गया, दिमाग में बन गया। अरे यार क्या एडमिशन क्या है, एडमिशन कथन है। कथन किस रूप में है, या तो ओरल रूप में, या मौखिक रूप में, या दस्तावेजी। और वो कथन किसके बारे में न्यायालय में कर, वो या तो सुसंगत तथ्य के बारे में कर रहा है, या विवादक तथ्य के बारे में कह रहा। कौन व्यक्ति कह रहा है, जो इसके बाद की धाराओं में 17, 18 या 19 के बाद जो धाराएं हैं वो व्यक्ति कर रहा, और कब, उन परिस्थितियों में कर रहा है। याद हो गया स्वीकृति की परिभाषा, कुछ है ही नहीं। बस सिंपली आप लोग ध्यान नहीं देते। बेयर एक्ट की लैंग्वेज ऐसी लगती बहुत टफ लिखा, लेकिन कुछ नहीं, अपनी भाषा में, जैसे मैं अपनी भाषा में बता दिया ना, आप खुद ये चीज़ कर सकते हो। मैं भी तो आप ही की तरह हूँ, लेकिन ये है कि आप अपनी भाषा में बहुत आसानी से इसे बना ले कर सकते हो। ठीक, अब आ जाओ आप 18। सॉरी थोड़ा पीडीएफ गड़बड़ हो गया है, तो इसको थोड़ा अपने आप बेयर एक्ट लेके आए हो, आप लोग बेयर एक्ट लेके बैठे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा ये गलती ना हो। सॉरी 18 स्वीकृति, अरे सॉरी, देखिए स्वीकृति कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा। तो स्वीकृति यहाँ पे कैसे, किसके द्वारा किए जा रही है, या तो पार्टी के द्वारा किया जा रहा, या उसके एजेंट द्वारा किया जा रहा है। अब इसको पढ़ाने को तो मैं बहुत चीज़ कोरिलेट, बहुत लोग बहुत कोरिलेट कराते हैं, लेकिन मैं अब इसको मैं 118, 119, 120 से कोरिलेट कराऊँ। कोरिलेट कराने को तो मैं बहुत करा दूंगा, बहुत, लेकिन मैं कंफ्यूजन नहीं पैदा। मैं कह रहा हूँ अगर आप सेक्शन 18 पढ़ रहे हैं तो आपको सेक्शन 18 आना चाहिए, चाहे जैसे आए, क्योंकि आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें जब आपको पूरी तरीके से आ जाएंगी तब कोरिलेट करोगे अपने आप, तब वो चीज़ें अच्छी होगी। अभी मैं आपको 50 तो आपको 18 आएगा नहीं, आगे का 118, 119, 120 बता दूं तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अभी मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ थोड़ा भी कुछ भी आ जाए तो वो मेरे लिए बहुत वो है। ठीक, तो अब आ जाओ आप 18। वे कथन स्वीकृतियां हैं जिन्हें कार्रवाई के किसी पक्षकार ने किया है। क्या है, पक्षकार ने किया है, या ऐसे किसी पक्षकार के किसी एजेंट ने किया हो जिन मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विपक्षित रूप से प्राधिकृत किया हो। यानी कि कौन एजेंट कर सकता है, जिसको पक्षकार ने क्या अभिव्यक्त रूप से या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में उसको क्या किया हो, प्राधिकृत किया हो, अथराइज्ड किया हो। ठीक है, प्राधिकृत मतलब क्या होता है, अथराइज्ड किया हो। तो इतनी चीजें हो गई। अब आप आ जाओ, इतनी चीजें आपकी 18 में। तो 18 में क्या हो जाएगा, अगर 18 में कुछ नहीं याद हो रहा तो इतना तो याद कर सकते हो कि 18 में पार्टीज हो जाएंगे और एजेंट हो जाएंगे, उनके द्वारा की गई न्यायालय में स्वीकृतियां क्या हो जाएंगी, एडमिशन न्यायालय में किया गया वो रिलेवेंट हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। इतनी चीजें तो याद कर सकते हो। देखो ऐसे पढ़ना, सेक्शन 17 इसका जीनस है, सेक्शन 17 मेन है, 18 पढ़ लो इसके साथ ऐसे कोरिलेट करके। अगर लिखने को भी आ रहा 18, 19 और 20, ये 3 सेक्शन 18, 17 जब पढ़ो ये 3 सेक्शन के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो 17 आपको मैंने बता ही दिया, 18 पहुंचा दिया पक्षकार तक। इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता देना। अब इसमें एक चीज़ और है, देखो इसमें ये भी है, वाद के पक्षकार द्वारा जो प्रतिनिधि हैसियत में वाद ला रहे हो या जिन प्रतिनिधि हैसियत में वाद ला रहा हो किए गए कथनों पे जब तक कि वे उस समय ना किए गए हों उनको करने वाले पक्षकार वैसी हैसियत धारण करेंगे, स्वीकृति नहीं है। तो इसमें देखो कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। पहले आप इतनी चीज़ें समझो कि क्या है, स्वीकृतियां कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा है सेक्शन 18 में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, तो जो फालतू चीज़ें वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बताने को बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें क्लियर करता चला जाऊँगा। तो आपका सेक्शन 18 हो गया। सेक्शन 17 आपने पढ़ लिया। सेक्शन 18 में केवल कौन स्वीकृति करता है, या तो पक्षकार करता है या एजेंट करता है, इसमें और कुछ नहीं। और कैसा एजेंट कर सकता है, जिसको क्या
जिसको अभिकर्ता ने या तो अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हो। इतनी 3 चीजें याद कर लो। एडमिशन कौन कर सकता है? पक्षकार कर सकता है, अभिकर्ता कर सकता है। कैसा अभिकर्ता कर सकता है? जिसको कोई अभिकर्ता न्यायालय में अपनी तरफ से अभिव्यक्त रूप से या विपक्षित रूप से क्या करने, प्राधिकृत किया हुआ हो, वही एडमिशन कर सकता। बस इसमें 18 में और कुछ नहीं पढ़ना है, चाहे जहां आप फालतू चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। 18 के बाद आ जाओ आप 19 में। जितने लोग पढ़ रहे हैं, मैं इतना चाह रहा हूं ना, जो चीजें पढ़ाऊं वो आपके दिमाग में पड़ी रहें। ये जो टाइम मुझे दे रहे हो भाई, आपके पास बहुत कीमती समय है, हमको इतना टाइम दे रहे हो, तो मुझे ये लगता है कि जो भी टाइम दे रहे हो वो उपयोगी हो, आपको ये ना लगे कि फर्जी का टाइम मैंने नुकसान कर दिया। 18 हो गए, 19 कहाँ गया? सॉरी 19 इसी में था। 18 हो गए, नीचे 19 था, सॉरी। हाँ, आधा घंटे मुझे दे दिया करो रोज, मैं एविडेंस तैयार करा दूंगा। मुश्किल से कुछ इसी महीने में एविडेंस खत्म करने की कोशिश कर दूंगा। इधर थोड़े टफ थे सेक्शन, इधर 32 के बाद जैसे आगे बढ़ोगे तो सेक्शन आसान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस महीने में एविडेंस पक्का खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा वीडियो बनाने में अगर सामने पढ़ा रहा होता तो मैं एविडेंस 20 दिन में पढ़ाता हूँ, 20 दिन में मैं लोगों के एविडेंस खत्म कर देता हूँ, जबान पे रटा देता हूँ। इतना है, रट जाता है। तो अब आ जाओ उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी। किन? उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध की जानी। अब यार आप समझोगे कि कितना क्या चीजें हैं, इसमें क्या करोगे? तो इसमें समझो थर्ड पर्सन द्वारा, इसमें क्या है? पर व्यक्ति द्वारा, थर्ड पर्सन द्वारा, पर व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकृतियां। मतलब वो इसको समझने के लिए मैं सबसे बढ़िया चीज आपको इलस्ट्रेशन से, इसके दृष्टांत से समझाऊंगा। पढ़ने को तो मैं वो भी पढ़ूंगा, लेकिन पहले दृष्टांत पढ़ो। दृष्टांत क्या है? खा के लिए भाटक संग्रह का दायित्व कौन लेता है? का लेता है। जैसे मान लो अब आप हो, आपके पास बहुत सारे मकान हैं, तो आप खुद किराया वसूलने नहीं जा रहे हो, किसी एक व्यक्ति को रख रहे हो कि भाई आप जाके किराया वसूल लाओ। अब ठीक है, जाते हैं। खा द्वारा का को शोध भाटक संग्रह न करने के लिए खा पर का वाद लाता है। अब आप जो हो, आपने जिस व्यक्ति को रखा है, जिस व्यक्ति को किराया वसूलने के लिए रखा है, वो क्या होता है? मान लो आपके पास ABCDEFGH इतने किराएदार हैं, उसमें आप उसके ऊपर वाद लाते हो, जो जिस व्यक्ति को आपने किराया वसूलने के लिए रखा है, कि वो C नामक व्यक्ति का किराया नहीं वसूल रहा है। किसका? C नामक व्यक्ति का किराया वो नहीं वसूल रहा है। तो अब आप आ जाओ, क्या है? का इस बात का क्या करता है? प्रत्याख्यान करता है। तो का क्या करता है? जिसको आपने रखा, का मतलब जिसको आपने रखा है, वो इस बात का क्या? डिनाई। प्रत्याख्यान मतलब क्या करता है? डिनाई मतलब मना कर देता है। क्या मना कर देता है? कि गा से खा को बाटक दे था, वो मना कर देता है कि इसका कोई किराया ही नहीं बाकी था, गा का कोई किराया ही नहीं बाकी था। तो इससे आप परेशान होंगे कि भाई उसका किराया बाकी, और ये कह रहा है उसका किराया ही नहीं बाकी। अब आप क्या करोगे? तो उसके बाद गा द्वारा या कथन कि खा को भाटक दे है, तो जो आपका C किराएदार है वो खुद कहता हाँ किराया बाकी है, तो वो क्या हो जाएगा? वो जब खुद कह दे रहा तो क्या हो जाएगा? स्वीकृति हो जाएगा। और यदि का इस बात का इनकार करता है कि गा द्वारा खा को भाटक दे था, तो वह का के विरुद्ध सुसंगत होगा। अब आप इसके लिए किसके? का के ऊपर वाद लाते हो, तो का अपने वाद में मना करता है कि गा के ऊपर कोई किराया नहीं बाकी था, तो आप क्या करोगे कि गा ने ये स्वीकार कर लिया, स्वीकृति कर ली है कि हाँ उसका किराया बाकी है। तो ये क्या, आप का के विरुद्ध, जिसको आपने किराया वसूलने के लिए रखा है, उसके विरुद्ध इसको क्या कर सकते हो? न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? एक सुसंगत तथ्य हो जाएगा। तो इतनी चीजें, बल्कि गा का कोई संबंध नहीं है, गा वहां स्वीकृति कर रहा है, गा के ऊपर आप मुकदमा नहीं ला रहे हो, गा से आपका कोई संबंध, बस वो आपका किराएदार है। लेकिन जो फैक्ट इन इशू है या रिलेवेंट फैक्ट है, उससे उसका कोई मतलब, बस हाँ उसका उसमें क्या है? इंटरेस्ट है। तो अब आप पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से।
इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा। देखो ध्यान से, क्या क्या कह रहा है, स्थिति में उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थितिवाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी। ठीक है, तो इसके मतलब उसके विरुद्ध साबित की जा रही। किसके विरुद्ध? का के विरुद्ध साबित की जा रही। तो अब पढ़ो, अब इतनी चीजें समझ में आ गई कि मतलब उसका इंटरेस्ट तो उस चीज में है, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि का जो है, जो आपका वो है, वो झूठ बोल रहा है कि मतलब अभी किराया बाकी है। अब पढ़ो, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा, देखो उन व्यक्तियों द्वारा मतलब क्या, किन व्यक्तियों द्वारा? जो आपका किराएदार है। इसी वजह से मैंने इलस्ट्रेशन पहले पढ़ा दिया। वे कथन जो आपका किराएदार कथन कह रहा है कि हाँ किराया बाकी है, उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हों जिनके वाद के पक्षकारों के विरुद्ध स्थिति दायित्व साबित करना आवश्यक है। मतलब जिनका वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध, मतलब आप किसके विरुद्ध है, मतलब वो आपका जो एक पक्षकार आपने किसको बनाया, जो आपका किराया वसूल रहा है, उसकी स्थिति को दायित्व, उसके दायित्व को साबित करने के लिए कि हाँ ये इसको किराया वसूलना था, इसने वसूला नहीं। मतलब गाहक को आपने कहा कि भाई आपने किराया क्यों नहीं दिया, तो कहा वो मेरे पास वसूलने ही नहीं आया। तो इससे क्या हुआ, उसके दायित्व के बारे में हमको जानकारी मिल रही। किसके दायित्व के बारे में? जिसको आपने किराया वसूलने के लिए रखा था। स्वीकृति है, देखो उसका स्टेटमेंट क्या हो गया, गा का स्टेटमेंट स्वीकृति है इसी परिभाषा से। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वादों में स्थिति या दायित्व के संबंध में, स्थिति या दायित्व मतलब कि उसको किराया वसूलना था और उसका दायित्व था, उसकी ये स्थिति थी। ठीक है, ये देखो इससे समझ में आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते हैं और यदि वह उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए है जो या ऐसे दायित्व के अधीन है। अब देखो क्या कह रहा है, ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे समय में किया हो जब वो खुद दायित्व धारण किए, मतलब उसका दायित्व क्या, किराया देना है, और वो व्यक्ति कह दे रहा है, तो ये क्या हो गया, रिलीवेंट हो गया। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, वो उससे जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति उस चीज से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेक्शन 19 में क्या चीजें समझ में आ गई कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कन्फेशन, ऐसे थर्ड पर्सन द्वारा से कन्फेशन जो उस विवादक या सुसंगत तथ्य में पक्षकार तो नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, उसके वो उस विवादक या सुसंगत तथ्य का क्या करता, अधिकार रखता, मतलब उससे ही वो विवादक या सुसंगत तथ्य पैदा हुआ है, मतलब उसका उसमें इंटरेस्ट है, हित है। वो व्यक्ति अगर कोई बात कह रहा है तो वो सुसंगत होगा। तो सेक्शन 19 में अगर आप कुछ नहीं है, जितना समझाया अगर नहीं समझ में आ रहा, तो एक थर्ड पर्सन द्वारा की गई संस्वीकृति पर व्यक्तियों द्वारा की गई संस्वीकृति धारा 19 में ग्राह्य होती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर 19 समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। इससे ये लगता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब आप आ जाओ सेक्शन, इधर से दृष्टांत आपको देखो, रुको सॉरी, दृष्टांत आपको पढ़ा दिया हूँ। हाँ, दृष्टांत आपको भाटक वाला दृष्टांत भी आ गया। अब आप आ जाओ, सॉरी, अब आप आ जाओ सेक्शन 20 पे। किस पे आ जाओ, सेक्शन 20 पे। पानी पी लेता हूँ। चलो अब सेक्शन 20। आज पीडीएफ थोड़ी गड़बड़ हो गई, मेरे से गड़बड़ हो गई है। सेक्शन 20 में ज़्यादा कुछ नहीं है, सेक्शन 19 ही थोड़ा टफ था जो मैंने आपको समझा दिया। इलस्ट्रेशन पूछता है, इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलस्ट्रेशन दिमाग में रख लेना। अभी आखिरी में मैं घटना चक्र के क्वेश्चन कुछ बोल दूंगा, अगर घटना चक्र होगा तो प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके अपना घटना चक्र उठा लाना और देख लेना मैं जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो घटना चक्र में दिया है, और वो दिमाग में रख लेना कि इससे जितने सेक्शन है उससे पीटी में क्वेश्चन ना गलत हो। पीटी की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, पीटी नहीं रुकने दूंगा, एविडेंस का क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा, ठीक। अब आ जाओ आप सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 क्या है, वाद के पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्ति रूप से या निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। निर्दिष्ट व्यक्ति मतलब जिसको स्पेसिफाई किया गया हो, जिसको उसमें निर्दिष्ट किया गया हो। क्या किया गया, एक्सप्रेसली उसको रेफर्ड किया गया हो, बताया गया हो,
ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वे कथन, कथन हर जगह स्वीकृति मतलब कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हों जिनको वाद के किसी पक्षकारों ने किसी विवादाग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृति है। अब जैसे क्या है कि जैसे कोई सामान है उसके बारे में उस व्यक्ति को नॉलेज है, तुम उससे जो पूछ लो वो जो चीज कहेगा वो मैं सही मान लूंगा, और वो कोई स्टेटमेंट दे रहा तो वो स्वीकृति, निर्दिष्ट व्यक्ति को स्वीकृति। अब देखो इसमें से पढ़ो, प्रश्न यह है, देखो 19 और 20 इलस्ट्रेशन से ही समझ पाओगे कि क्या कह रहा है। प्रश्न यह है कि क्या का द्वारा खा को बेचा गया घोड़ा अच्छा है। अब प्रश्न ये है, खा कहता है कि जाकर गा से पूछ लो, गा से क्या करो, पूछ लो, गा इस बारे में सब कुछ जानता है, गा का कथन स्वीकृति है। अब आपने किसी को क्या कर दिया, रेफर कर दिया, और रेफर कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए, और रेफर किसके द्वारा किया जाना चाहिए, पार्टी द्वारा। तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गया, जो आपने रेफर किया है मतलब जो रेफर मतलब भेजा है कि उस व्यक्ति से पूछ लो, वो कैसी होनी चाहिए, एक्सप्रेस होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताएगा, ये बात याद कर लें, वो एक्सप्रेस होना चाहिए, मतलब एक्सप्रेस रूप से आपने कहा हो, ठीक है, अभिव्यक्त रूप से आपने कहा हो, एक्सप्रेस होना चाहिए। और क्या हो, वो एक्सप्रेस पार्टी द्वारा किया गया होना, सॉरी रुको, देखो हम इसको यहां से करते हैं। देखो रेफर क्या होना चाहिए, रेफर कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। और वो एक्सप्रेस कहना है किसके द्वारा होना चाहिए, पार्टी द्वारा होना चाहिए। तो उसकी स्वीकृति जो होगी वो सुसंगत होगी, ठीक है, इसके द्वारा जो किया गया। तो आपकी चीजें, इतनी चीजें आपको समझ में आई होप आ गई होगी तो प्लीज कमेंट कर देना। तो आपको 17 में क्या, स्वीकृति की परिभाषा, इतना ने याद कर लो तो इतनी तो याद कर पाओगे। स्वीकृति की 17 में क्या है, स्वीकृति की परिभाषा। 18 में क्या है, पर व्यक्ति द्वारा स्वीकृति, जो थर्ड पर्सन केवल उसका इंटरेस्ट है उसमें लेकिन उसको पार्टी नहीं बनाया गया, उसके द्वारा स्वीकृति। 19 में 17 में देखो, 17 में स्वीकृति हो गया, 18 में किसका, पक्षकार और एजेंट द्वारा किया गया स्वीकृति, ठीक है। 19 में पर व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति, 20 में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकृतियां। तो इतनी चीजें तो याद कर लो भाई मेरे, ऐसे याद कर लो भैया, याद रट लो इसको। 17 में क्या है, ऐसे कर लो यार, एडमिशन है, डिफिनीशन हो जाएगी। 18 में क्या है, पार्टी प्लस एजेंट हो जाएगा। 19 में क्या है, थर्ड पर्सन हो जाएगा, पर व्यक्ति मतलब थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। 20 में क्या हो जाएगा, रेफर पर्सन हो जाएगा, जिसको तुम रेफर किए हो। इतना तो याद कर लोगे, इतना याद कर लिए। 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया और आपका 20 हो गया। अब इतने क्वेश्चन आपके, और इसका इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीचे घोड़े वाला मैंने बताया है वो इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 19-20 का जो आखिरी में इलस्ट्रेशन दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार पढ़ लेना ध्यान से। इसमें क्या है, प्रश्न यह है कि खा द्वारा प्रश्न, रुको इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसमें क्या प्रश्न है, प्रश्न यह है कि क्या का द्वारा खा को बेचा घोड़ा अच्छा है। खा से का कहता है कि जाकर गा से, थर्ड पर्सन, गा से जाके पूछ लो, या तो रेफर कर रहा है कि उससे जाके पूछ लो, यहाँ क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। गा इस बारे में सब कुछ जानता है, तो जिसको रेफर किया गया उसके द्वारा की गई संस्वीकृति यहाँ सुसंगत होगी। तो इतना हो गया। अब आप आ जाओ घटना चक्र, अगर आपके पास हो तो घटना चक्र खोल लेना। तो आपका 17, 18, 19, 20 ये 4 सेक्शन आपको रट गए होंगे आई हो। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो चलो देख लेते हैं। सेक्शन 17 पूछता है, देखो
ये पेज नंबर 330, अगर नई वाली घटना चक्र रखे होगे तो 330 पेज नंबर होगा, उसको जरूर इसी के साथ क्वेश्चन करते चलो कि आपका पीटी भी तैयार होता चलेगा। कोई नहीं इस तरह पढ़ाएगा, मैं जिस तरह बता रहा हूँ मेरे को बस 1 घंटा दो, मैं पूरा कवर करा दूंगा एविडेंस। साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? तो 24 में संस्वीकृति को परिभाषित है, 31, 33, 23 छोड़ दो, 17 में किसकी स्वीकृति की परिभाषा है। स्वीकृति का कथन कैसा होना चाहिए? रटाया हूं मैं, देखो सब क्वेश्चन एग्जाम बिहार में पूछा है, एमपी में पूछा है, पूछा स्वीकृति का स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? ओरल होना चाहिए, लिखित होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक, तीनों उपयुक्त सभी में होना चाहिए। अब आप आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कहता है कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या 89 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? देखो मैं इसी वजह से लिख भी दे रहा हूं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि आप घटना चक्र लिए होंगे। 89 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है गार्जियन एड लिमिट की अवैध के विरुद्ध संस्वीकृति साक्ष्य है। तो ये भाई हमको तो गलत लग रहा है, लेकिन अब चलो आगे और पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है? विधि के बिंदु पर अपने मौकिल की ओर से न्यायालय में प्लीडर द्वारा की गई स्वीकृति साक्ष्य है। ये भाई सही है, क्योंकि प्लीडर ही उसका क्या होता है, उसकी तरह से वाद रखता है, तो प्लीडर द्वारा की गई स्वीकृति साक्ष्य है। अनेक प्रतिवादी, क्योंकि वकालतनामा लगते हो तो ये कहते हो कि मेरी जो वकील साहब बात कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ, ये अधिकार मैं किसे दे रहा हूँ? अपने वकील साहब को दे रहा हूँ, तो ये सुसंगत हो जाएगा, यहां उसकी स्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य हो जाए। अनेक प्रतिवादियों में से किसी एक द्वारा, अनेक प्रतिवादियों मतलब जहां पे कई डिफेंडेंट हैं, उनमें से किसी एक के द्वारा दूसरे प्रतिवादी, मतलब मान लो एक प्रतिवादी है, 2 प्रतिवादी है, 3 प्रतिवादी है, तो उसमें क्या कहता है? एक के द्वारा, एक डिफेंडेंट के द्वारा दूसरे या तीसरे या किसी के विरुद्ध एक वाद में की गई संस्वीकृति साक्ष्य है। मतलब ए द्वारा कोई संस्वीकृति किया जा रहा है, 2 या 3 या किसी के जो उसके साथ ही उसमें प्रतिवादी हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? स्वीकृति हो जाएगा। एक प्लीडर द्वारा अपने मौकिल की ओर से न्यायालय में तथ्य की स्वीकृति क्या है? साक्ष्य है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आ जाओ और क्या पूछता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में, किसके संबंध में कह रहा है? स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गोला कर दिया करो जो सही नहीं है, ऐसे गोला कर दो, जो लिखा है सही नहीं है ना, तो उसको गोला कर दिया करो। कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? तो स्वीकृति सबूत के अधित्यजन के रूप में परिवर्तित होता है। फिर कहता है स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होता है। ऐसा कथन जिससे किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगाए, ये तो मैंने बताया ही है। सामान्यता या तत्वहीन है और स्वीकृति किसी व्यक्ति के समक्ष की गई हो, ये भी कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन है? स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित, कोई जरूरी नहीं है। स्वीकृति तो 2 टाइप की होती है। आप न्यायालय में जाते हो तो न्यायालय में आप 2 टाइप के कथन करते हो। एक टाइप, सामान्यतः 90% लोग क्या कहते हैं कि मैंने ये क्राइम, मैंने ये अपराध नहीं किया। 10% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कहा हाँ मैंने हत्या किया है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि क्या होता है हित के विपरीत हो, हमेशा हित के विपरीत नहीं होगा, कभी कभी हित में भी होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। ये किसमें? धारा 21 के अंतर्गत। तो आपका 21 ये इसे मैं पहले पढ़ा दिया। ठीक है, 17 में इतनी चीजें हो गई। अब और क्वेश्चन है, हाँ स्वीकृतियां लिखित होनी, ये फिर रिपीट कर दिया, इसको मैंने रटा दिया इसी वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? स्वीकृति को संसूचित किया जाना चाहिए, स्वीकृति को लिखित में होना चाहिए, मौखिक स्वीकृति एक वैध स्वीकृति है, स्वीकृति क्या होनी चाहिए? विहित रीत में होनी चाहिए। तो स्वीकृति क्या कह रहा है? देखो स्वीकृति को संसूचित मतलब या तो लिखित या तो मौखिक या दस्तावेजी, तो ये तो सही है भाई, स्वीकृति लिखित में ही होनी चाहिए, ये कोई थोड़ी गलत। मैंने आपको रटा दिया, ओरल भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक, 10 बार मैंने ये चीज रटा दिया है। इसी वजह से रटा है कि क्वेश्चन खूब पूछता है, देख लो लाइन से ही पूछा है, इसी वजह से मैंने 4 बार इसे रटा दिया। निम्नलिखित में से, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट। स्वीकृति मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकता है। अब देखो फिर आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये छोड़ दो, ये कितनी बार अब एक ही क्वेश्चन करोगे? स्वीकृतियां उन्हें करने वाले
पर बंधनकारी है जहां तक कि वे संबंधित है तथ्य से, कानून के प्रश्न से, या कानून एवं तथ्य। कानून के प्रश्न पर तुम स्वीकृति कर ही नहीं सकते हो, तो इसमें तथ्य का प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है। अब स्वीकृति कौन कर सकता है भाई, स्वीकृति कौन कर सकता है, ये तुमको मैंने बताया कि नहीं, स्वीकृति कौन कर सकता है, बताया है। स्वीकृति कौन, गवाह भी कर सकता है, कौन कर सकता है, गवाह थोड़ी करेगा। स्वीकृति या तो पक्षकार कर सकता है, या एक या अन्य पक्षकार, या न्यायालय। तो न्यायालय कर नहीं सकता, एक अन्य पक्षकार कर नहीं सकता, कार्रवाई से संबंधित पक्षकार कर सकता है। कौन कर सकता है, कार्रवाई से संबंधित, गवाह नहीं कर सकता। पक्षकार सेक्शन 18 मैंने पढ़ाया, इसी वजह से पक्षकार और एजेंट ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। गवाह नहीं कर सकता स्वीकृति, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, गवाह नहीं कर सकता स्वीकृति, ये दिमाग में रट लेना। अब आ जाओ एक एजेंट, क्या एजेंट द्वारा किसी भी पक्ष को दिए गए बयान स्वीकृति माने जाएंगे। तो ये क्या है, यदि न्यायालय के अनुसार केस की परिस्थितियों को देखते हुए एजेंट स्पष्ट रूप से, निर्दिष्ट रूप से अधिकृत है तो माना जाएगा। वही जो मैंने पढ़ाया था, तो ये भी हो गया। आप देखो इसके बाद जल्दी जल्दी करा दूं, टाइम हो रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 18 और 20 के अंतर्गत किस स्वीकृति को सुसंगत नहीं है, कार्रवाई के पक्षकार हैं, किस सेक्शन में, 18 में। सेवक की स्वीकृति, ये हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो इसको अभी छोड़ दो। अभिकर्ता की स्वीकृति 18 में पढ़ा है। किसी वाद की विशेष वस्तु में हित रखने, इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति की स्वीकृति 19 में पढ़े हो, तो सेवक की स्वीकृति इसमें इररिलेवेंट हो जाएगी, सुसंगत नहीं होगी। एक पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति इसके विरुद्ध साक्ष्य होता है, संपदा के संसर्गी, विधि के संसर्गी, रक्त में संसर्गी, उपयुक्त सभी। तो कैसे संपदा के संसर्गी होना चाहिए। अब कोई संस्वीकृति जो पहले अभियुक्त द्वारा की जाती है किंतु कुछ समय पश्चात वह मुकर जाता और इनकार कर देता, क्या कहलाती है, मुकरी हुई संस्वीकृति। पहले उसने कुछ और कहा, फिर क्या हुआ, वो मुकर गया, तो कैसी संस्वीकृति कहलाएगी, मुकरी हुई संस्वीकृति। तो ये संस्वीकृति का क्वेश्चन। तो सॉरी, यहाँ तक कितने क्वेश्चन थे। अब बाकी अगले लेक्चर में आई होप आप लोग कमेंट करिएगा आज का लेक्चर कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी थी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे और लगता कि हाँ सही डायरेक्शन में चलना, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।